जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब इसका क्या होता है, यानी अगर किसी बंदे का कोई बकाया जात रहता है गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है, तो वो उसको पूरा करती है किस तरह से, इस प्रोसेस के तहत कि उसकी ज़मीन को ज़ब्त कर लेती है, ठीक है, या उसको डिटेंशन में भेज दिया जाता है या उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। तो वो क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, वी कैन डिस्कस इन ब्रीफ डिटेल हेयर। तो ये क्वेश्चन कहाँ से मैंने लिया है, ये बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है ना, ये है आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट में से, ठीक है। ये आपको डिफरेंट पॉइंट से, पेपर पॉइंट व्यू के लिहाज से मैंने ना मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन बनाए हैं। एक ही क्वेश्चन को तीन मैंने क्वेश्चन में जो है ना डिवाइड किया है। तो आपको ये किसी भी तरह से जो है वो पेपर में पूछ सकता है, तो आपने ये तीनों क्वेश्चन अपने जहन में याद रखने हैं। जिसमें अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो जिसमें लिखा हुआ है न्यूमरेट वेरियस प्रोसेस प्रेस्क्राइब फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी डिफरेंट प्रोसेस बताएं किसके तहत जो है वो रिकवरी की जा सकती है लैंड रेवेन्यू की, ये आपने बताना है। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द डिफॉल्टर एज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। डिफॉल्टर हम बोलते हैं उस पर्सन को जिसने क्या किया हुआ है कि पैसे नहीं अदा किए या उसके ज़मीन कोई भी रह गया है, कर्जा वगैरह, तो उसको हम डिफॉल्टर बोलते हैं, राइट। तो उसका प्रोसेस क्या है कि उसको कैसे डिटेन किया जाएगा, कैसे उसको अरेस्ट किया जाएगा, वो यहाँ पर हमने ब्रीफली डिटेल में बयान करना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूमरेट वेरियस मेथड फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट टू बी रिकवर्ड एज आर लैंड रेवेन्यू, यानी वो डिफरेंट तरीक़ेकार बताएं जिसके तहत क्या किया जा सकता है कि अमाउंट रिकवर की जा सकती है, वो हमने यहाँ पर बयान करना है। उसके बाद नेक्स्ट इसने हमें क्या बताया है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे जी इसने लिख दिया है कि जी जो डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर फॉर सेल इमूवल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर फॉर रिकवरी ऑफ सच अमाउंट, यानी अब वो प्रोसीजर आपने बताना है जिसके तहत एक जो पर्सन है जो पेमेंट नहीं करता उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है कि सेल किया जाता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर जो है वो एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पर्सन हु हैज़ नॉट पेड एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी वो प्रोसेस बताएं जो एक पर्सन क्या है कि वो लैंड रेवेन्यू को पे नहीं करता, उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या उसका जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम यहाँ पर ब्रीफली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबको आपको पता है कि हम हर क्वेश्चन के स्टार्ट पे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन की जगह इंट्रोडक्टरी लाइंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसकी जगह पे आप जो है वो प्रियम्बल भी लिख सकते हैं वर्ड, ठीक है, अथेंटिक सा वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए। एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू और अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू डेट रिमेन अनपेड बाय अ लैंड होल्डर, यानी यहाँ से एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू से मुराद लिया जा रहा है कि ऐसा अनपेड जो अमाउंट है लैंड होल्डर है जिसने क्या किया है कि अमाउंट पे नहीं की आफ्टर द डेट फिक्स्ड बाय लॉ, जो कि डेट कानून ने फिक्स की थी कि आपने इस डेट को जो है वो अमाउंट सबमिट करवानी है, लेकिन उस पर्सन ने क्या किया, उस अमाउंट को सबमिट नहीं करवाया। लैंड रेवेन्यू इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आप लिख सकते हैं कि क्योंकि ये बड़े सगीर में बहुत देर पहले से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ीद है, इसमें पाकिस्तानी लॉ को भी लिख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू है ना, की पॉइंट्स हैं या फीचर्स हैं अबाउट लैंड रेवेन्यू, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी नेचर ऑफ लैंड रेवेन्यू, इट इज़ पब्लिक डिमांड पेएबल टू द स्टेट, यानी ये पब्लिक की डिमांड पर होता है और ये किसको अदा किया जाता है, ये रियासत को अदा किया जाता है। क्योंकि पब्लिक डिमांड करते हैं ना कि भाई डिफ़ॉल्टर है तो उससे आप पेमेंट लें, आप क्यों नहीं ले रहे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये लॉ को ब्रीच करने का स्टेप है जी। उसके बाद इट रिप्रेजेंट द टैक्स ऑन लैंड एंड द राइट ऑफ द स्टेट टू कलेक्ट इट अराइजेज फ्रॉम ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड, यानी बेसिकली ये वो टैक्स है जो कि ज़मीन वगैरह पे अदा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये राइट होता है रियासत का कि वो रेवेन्यू टैक्सेस को कलेक्ट करे, ठीक है, जो कि उसकी ऑनरशिप में आते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर रिकवरी, क्यों ये रिकवरी इंपॉर्टेंस होती है, एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू और कंसिडर प्रायोरिटी क्लेम्स ओवर अदर डेबिट्स, यानी एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है ना इसको प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर किसी पर्सन का कोई भी जो है मतलब क्लेम रह गया, कोई भी उसका कर्जा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ रह गया, तो गवर्नमेंट उसको क्लेम कर सकती है।
दे आर इन्फोर्सेबल स्पेसिफिकली लीगल प्रोविजन इन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक इसको नाफिज करवाया गया है। मेथड फॉर रिकवरी क्या है कि वॉलंटरली पेमेंट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब डिफरेंट तरीक़ेकार है कि उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट अटैच कर लेती है या उसको ज़्यादा तौर पर कहते हैं कि आप पेमेंट करो, या उसकी गैर मनकूला जायदाद को अपने कब्जे में कर लेती है, या उस पर्सन को अरेस्ट या डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद इसके लीगल कॉन्सेप्ट है, अनलाइक ऑर्डिनरी डेबिट्स एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू आर एनफोर्सेबल कंपल्सरी बिकॉज दे रिप्रेजेंट द स्टेट्स क्लेम फॉर रेवेन्यू असेंशियल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मफाद आमा के फ़राइज़ को सरअंजाम देने के लिए ये रियासत का अव्वलीन फरीज़ा है कि वो क्या करे कि इस तरह से ये जो डेबिट्स हैं वो उनको इकट्ठा करें, इन कर्ज़ों को इकट्ठा करें ताकि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर तरीके से गवर्न किया जा सके। तो ये इसके की फ़ीचर्स थे। अब हम चलते हैं जो डेफिनेशन है एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू की डिफरेंट स्कॉलर्स के मुताबिक उसको देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप डेफिनेशन देखें एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू की, आर के जैन के मुताबिक है एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू आर सम ड्यू फ्रॉम अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड विच इज़ लाइबल टू पे टू द स्टेट अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट। यानी ये बताया गया कि एक पर्सन जो है मतलब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है वो लाइबल है कि वो क्या करेगा कि स्टेट को ये पेमेंट अदा करेगा, ठीक है, एंड विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट, और जो कि मतलब उसके वो सजात जो कि उसने क्या किए थे कि ड्यू डेट उसको दी गई थी और उस ड्यू डेट तक उसने वो पेमेंट ना की इन पैसों की, तो वो फिर कोर्ट को जो है मतलब क्या है कि फिर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उससे वो हासिल करने का मुकम्मल अख्तियार रखता है। जस्टिस एस के कपूर के मुताबिक आगे देखते हैं, एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक डेबिट ऑन टू द स्टेट बाय अ लैंड होल्डर, यानी ये जो है पब्लिक जो है वो कर्जा है जो कि क्या करती है स्टेट ओन करती है और वो लैंड लॉ होल्डर से जो है वो हासिल करने का मुकम्मल अख्तियार रखती है। The recovery of such area is not a civil obligation but a revenue function of the state। कहता है ये सिविल ओब्लिगेशन में फ़ाल नहीं होता बल्कि ये किस में रेवेन्यू फंक्शन में फ़ाल होता है। यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये काम है कि ये इकदाम वो करते हैं कि एक पर्सन ने अगर उसके ड्यू डेट से तक जो है वो पैसे नहीं अदा किए तो वो उससे फिर हासिल करने का मुकम्मल अख्तियार रखते हैं। उसके बाद मुल्ला ऑन इंडियन लॉ ये क्या कहते हैं, द टर्म एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रेफर्स टू अनपेड लैंड रेवेन्यू विच द स्टेट अर्न रिकवर थ्रू स्पेशल रेवेन्यू प्रोसीजर, यानी जो कि अनपेड लैंड रेवेन्यू होता है जिसको स्टेट रिकवर करवाती है एक पर्सन से, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड लॉ के तहत, ठीक है, इंक्लूडिंग अटैचमेंट एंड सेल ऑफ लैंड, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द डिफॉल्टर। इसमें क्या क्या शामिल है कि एक पर्सन की डिटेंशन शामिल है, एक पर्सन का जो है वो क्या शामिल है कि उसको जो है इलीगल तौर पे अगर जो है वो क्या है कि उसको फिर उसको डिटेन कर लिया जाता है कि भैया आपने जो है पेमेंट नहीं की, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी कि ये सारे तरीक़ेकार है डिफ़ॉल्टर से पेमेंट निकलवाने के, यहाँ तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, यहाँ उसको डिटेन कर लिया जाता है, एंड ऑल दैट केसेस ये सारे आपने यहाँ पे बयान कर देने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्पसेस इसके क्या होता है। सेक्शन 84 जो है रेगुलेट द ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग एंड इंश्योर दैट लैंड रेवेन्यू ऑब्लिगेशन आर नॉट एवर ड्यूरिंग अ ट्रांसफ़र, यानी यहाँ पे बता दिया गया ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग जो है ना एक लैंड होल्डर से लेके वो दूसरे को दे दी जाती है इन दैट केस कि उसने पेमेंट नहीं की। हु कैन ट्रांसफ़र, कौन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अ लैंड होल्डर में ट्रांसफ़र ऑल और एनी पार्ट ऑफ होल्डिंग, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रोसीजर क्या है इसका, द ट्रांसफ़र मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द कलेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर। अब जो ट्रांसफ़र होती है ना वो ऐसे नहीं इंतकाल करवा दिया जाता बल्कि उसको बाकायदा रजिस्टर करवाया जाता है। द ट्रांसफ़र बिकॉज लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी ये ट्रांसफ़र तब होगा जब उसकी पेमेंट उस डेट को ड्यू डेट को हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्ट, द ट्रांसफ़र डज नॉट अब्सॉल्व द ट्रांसफ़र फ्रॉम एरियर्स ऑकर्ड बिफोर द ट्रांसफ़र अनलेस द एक्सप्लिसिटली डिस्चार्ज, यानी जो भी उसके ऊपर जो मतलब एक डिस्चार्ज पे जो भी फंक्शन वगैरह आएंगे ना उसको वो परफॉर्म करने होंगे, अगर वो नहीं करेगा तो वो फिर उसके लिए लाइबल होगा, ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे बयान करनी है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जी
रेवेन्यू रिकॉर्ड आर अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट देयर न्यू ओनरशिप। और इसलिए भी ये किया जाता है कि रजिस्टर इसलिए करवाया जाता है ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट रखा जा सके, ताकि इस बंदे ने जो है वो क्या किया कि अपना मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो लिखवाया है और इसलिए पता चल सके कि न्यू होल्डर कौन है। उसके बाद अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग सेक्शन 85 में बता दिया गया है कि ग्राउंड फॉर अटैचमेंट कैसे, फिर इसको ग्राउंड क्या है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच कर दिया जाता है। पहले तो ट्रांसफ़र बता दिया गया, अब मज़ीद उसमें बता दिया गया कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। वो अब हम प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले उसमें है जी सेक्शन 85 द कलेक्टर टू अटैच अ होल्डिंग व्हेन द होल्डर फॉल्स टू पे लैंड रेवेन्यू। यानी वो कलेक्टर क्या करेगा जब उस पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी क्या किया कि उसने पैसे नहीं अदा किए जो कि उसके बनते थे, तो कोर्ट क्या करेगी, उस पर्सन की प्रॉपर्टी को जो है वो क्या करेगी, वो जब्त कर लेगी। ठीक है, लैंड होल्डर क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। अटैच का मतलब होता है कि अपने पास वो सीज करके रख लेते हैं कि फर्दर आप पेमेंट करेंगे देन हम आपकी प्रॉपर्टी आपके हवाले करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। रिफ्यूज़ल टू कंप्लाई विद द नोटिस, यानी वो ग्राउंड्स क्या है, किस तरह से वो अटैचमेंट कर सकता है। अगर वो बंदा पेमेंट नहीं करता, ठीक है, इन डैट केस वो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। और दूसरे नंबर पे वो क्या कर सकता है कि जी उसकी प्रॉपर्टी को जो है ना वो क्या है कि रिफ्यूज़ल टू कंप्लाई विद द नोटिस, और जो नोटिस किया गया है उसके मुताबिक वो फुलफ़िल नहीं कर रहा तो कोर्ट क्या करती है कि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है कि प्रोसीजर क्या होता है। कलेक्टर इशू एन अटैचमेंट नोटिस स्पेसिफाइंग द एरियाज एंड प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड। कलेक्टर जो है ना उसको अटैचमेंट का नोटिस भेजता है पहले, ठीक है, और फिर जो उसकी प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिक एरिया होता है ना जो कि उसने अपने अंडर लेना है वो भी उसमें लिखेगा, और जितना उसका मतलब पे करना है उसने एरियर वो भी साथ में अटैच करेगा। द होल्डिंग रिमेन्स अटैच अंटिल द एरियर्स आर क्लेड और सोल्ड अंटिल अंडर लेटर प्रोविजन। यानी जब तक वो उसकी होल्डिंग को अटैच रखेगा जब तक कि वो पेमेंट नहीं कर देता। ठीक है, जब तक उसके जितने भी कागजात हैं वो वापस नहीं करता तब तक के लिए उसकी होल्डिंग को बरकरार रखा जाएगा। अच्छा, ऐसी इसके इफेक्ट क्या होंगे। डिफॉल्टर कैन नॉट ट्रांसफर मोर्टगेज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अटैचमेंट। यानी जो डिफॉल्टर है जिसने पेमेंट नहीं की उसकी प्रॉपर्टी को उतनी देर तक कोर्ट क्या करेगी, अपनी तखवील में रखेगी। ठीक है, जब तक कि वो मुकम्मल पेमेंट नहीं कर देता। ठीक है, जब तक वो पेमेंट मुकम्मल नहीं करेगा तब तक कि उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट क्या है कि अपने पास अपनी तहवील में रखेगी। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताना है आपने जो आ जाता है जी प्रोसीजर। रेवेन्यू ऑफिसर में कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम अटैच होल्डिंग। वो अटैच होल्डिंग से जितना भी रेवेन्यू आता है, मतलब 1 साल के अगर उसने पेमेंट नहीं की उस पर जो फसल वगैरह लगेगी उसको वो सेल करके वो रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद है सेल ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी। अब वो दूसरा तरीक़ेकार है जिसमें वो उसकी इमूवल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेक्शन 88 और सेक्शन 92 तक और सेक्शन 180 जो 10 है ना, ये बेसिकली इसी के रिलेटेड है कि वो क्या कर सकते हैं कि उसकी जो सेल ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी है ना, यानी गैर मनकूला जायदाद जो हैं तो उनको वो क्या कर सकता है, वो सेल भी कर सकता है। अब गैर मनकूला जायदाद कौन सी होती हैं, ऐसी ही होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जाया जा सकता और रेवेन्यू बेसिकली इन पे जो है वो रिसीव किया जा सकता है। तो लैंड रेवेन्यू क्या करेगा, इट फॉर्मुलाइज द लीगल बेसिस फॉर सेल टू सेटिस्फाई ड्यूज। यानी बेसिकली जो ड्यूज उसकी रहती हैं ना उनको पूरा करने के लिए क्या है कि इसको फार्मूलाइज किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या होता है ये हम देखते हैं। अटैच प्रॉपर्टी आफ्टर नोटिस, सबसे पहले वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा जो कि हमने 80 से 85 तक देखा। फिर उसको इशुएंस ऑफ नोटिस करता है, ठीक है, डिफॉल्टर को, एंड पब्लिश नोटिस, और फिर उसका जो है डिफॉल्टर के नोटिस को पब्लिश किया जाता है। फिर उसके बाद है कंडक्ट पब्लिक ऑक्शन, यानी फिर नीलामी जो है उसकी प्रॉपर्टी की करवाई जाती है। ठीक है, अप्लाई सेल प्रोसीड टू, और फिर उसकी जो सेल है ना उसको प्रोसीड किया जाता है किस तरह के तहत, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल एंड रिकवरी के लिए, उसके बाद रिटर्न सरप्लस टू डिफॉल्टर, यानी उसके जो बाकी जो रह जाते हैं ना वो उसको मुकम्मल करके जितना उसका बनता है वो अदा करके बाकी जो उसके ऊपर अमाउंट रहती है वो उसको वापस कर दी जाती है। फिर उसके बाद सेक्शन 92 में चलते हैं हम, जहाँ पे लिखा गया है 92 to 110 जो है ना ये डिटेल्ड प्रोसीजर है फॉर सेल। सेल का क्या प्रोसीजर का है वो यहाँ पे बताया गया है। सेक्शन 92 to 96 है जी नोटिस एंड ऑक्शन रूल। अब यहाँ पे नोटिस किस तरह से उसको जाएगा और ऑक्शन उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी। प्रॉपर्टी मस्ट बी एडवर्टाइज
प्रोवाइड पब्लिसिटी, यानी पब्लिक के लिए जो है ना वो ऑक्शन के लिए वो पब्लिसिटी कर दी जाएगी। इंक्लूडिंग मेंटेन प्राइस उसकी लिखी जाएगी एंड ऑक्शन डेट बता दी जाएगी कि इस डेट को जो है इस प्रॉपर्टी की नीलामी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, बिल्डर्स और इन्फॉर्म द टर्म्स, ठीक है, उनको जो है बिल्डर्स को जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो मतलब आ रहे हैं ना ऑक्शन के लिए, जो लोग आ रहे हैं उनको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा। ऑक्शन इज कंफर्म्ड बाय द कलेक्टर ऑन अथोराइज ऑफिसर, यानी इसको कलेक्टर कंडक्ट करेगा वो कलेक्टर, या फिर जिस पर्सन को ये अथॉरिटी दी जाएगी वो इसको होल्ड करेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ऑक्शन के बाद जो है 97 और 99 में बताया कंफर्मेशन ऑफ सेल, हाईएस्ट बिडर इज़ नोटिफाइड, यानी जो मतलब ऑक्शन नीलामी लगते हैं ना, तो इसमें ये होता है कि एक बंदा कहता है कि मैं जी इसको 10 लाख में ले रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं 15 लाख में ले रहा हूँ, और जो सबसे हाईएस्ट उसकी लगाता है ना रेट, वो पर्सन जो है उसको प्रॉपर्टी दे दी जाती है। सेल बिकम फाइनल ओनली आफ्टर कंफर्मेशन बाय द कलेक्टर, सेल तभी कंफर्म होगी चाहे वो हाईएस्ट भी करे, अगर वो जो है मतलब कलेक्टर कहता है कि ओके ठीक है डन है, तो फिर उसको जो है वो मान लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपने लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि डिफॉल्टर में ऑब्जेक्ट टू इरेगुलेरिटी विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, डिफॉल्टर जो है ना वो क्या है कि कोई इरेगुलेरिटी अराइज होती है तो ठीक है वो उस दौरान में बता सकता है। उसके बाद 100/103 बताता है पेमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर, सेल प्रोसीड फर्स्ट सेटिस्फाई एरियर्स देन कॉस्ट ऑफ सेल एंड सरप्लस रिटर्न टू द डिफॉल्टर, यानी सेल्स से जो वगैरह पैसे हासिल होते हैं ना, उससे पहले तो उसका जो एरियर्स रहता है वो अदा किया जाता है, जो कॉस्ट ऑफ सेल आती है वो अदा की जाती है, और उसके बाद जो बकाया जात रह जाते हैं वो उसी डिफॉल्टर को वापस कर दिए जाते हैं। सेक्शन 104 to 110 में बताया गया ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है जब वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, जितने पैसे उसके अदा हो जाते हैं, तो वो जो है ना अगर तो वो पूरे हो गए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ उसकी प्रॉपर्टी आगे सेल